हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर, PYQs और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में अगर कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट्स, नोट्स, गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स आपको वहां पे दिए जाते हैं और सभी क्लासेस के लिंक भी आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि सतत मानव विकास का अवलोकन दीजिए। तो सतत मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाता है, लेकिन इस तरह की भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करना है। यह विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण को महत्व देता है। यानी सतत विकास क्या है, सतत मानव विकास क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन भविष्य में जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से वो प्रयास किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, इस सब के अंदर हमें क्या प्रदान करता है? ये सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो विकास है वो केवल आपको आर्थिक वृद्धि तक ये सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण को भी ये महत्व देता है। अब हम बात करते हैं सतत मानव विकास के अर्थ की। सतत मानव विकास के अर्थ की बात करें तो सतत मानव विकास का मतलब है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को भी वो नुकसान ना पहुंचाए। इसमें मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाता है। यानी सतत मानव विकास का अर्थ क्या है कि वर्तमान के अंदर जो भी हमारी प्रेजेंट में जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, जितनी भी हमारी जो पीढ़ी है, जितनी भी जरूरतें हैं हमारी, उनको तो हम पूरा करें, लेकिन इस तरीके से उसे पूरा करें कि जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां जो हैं उनकी भी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उनकी जो क्षमता है जरूरतों को पूरी करने की, उसको नुकसान बिना पहुंचाए हम अपनी क्षमताओं को पूरा कर सके। सपोज दैट, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम पेड़ काट रहे हैं, क्या भविष्य में हमें आने वाले समय में हमें जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्हें क्या मिल पाएगा? ठीक है, क्या उन्हें पेड़ मिल पाएंगे या उन्हें पूर्ण रूप से जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी ना पेड़ से संबंधित, चाहे फिर वो आपकी लकड़ी हो या ऑक्सीजन हो। ठीक है, ग्रीनरी एरिया उसे नहीं मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि अगर हमने इस वर्तमान समय में अगर पेड़ काटे तो उसकी जगह अगर हमने नए पेड़ लगाए तो वो क्या हो रहा है, हमारी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, अपने पर्यावरण को संरक्षित करा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को जब हम यूज कर रहे हैं तो उनके बीच में हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति से कोई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति से कोई संसाधनों को छीन रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, तो उसके बदले में हम उसको इस तरीके से यूज में लाए, इस तरीके से उपयोग में लाए कि वो बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है, मतलब अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग हम ना करें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत मानव विकास कहते हैं। अब हम जानते हैं सतत मानव विकास के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य क्या कहता है कि जीवन स्तर में सुधार, हर व्यक्ति की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा,
पर्यावरण संरक्षण यानी प्राकृतिक संसाधनों जैसे आपका जल है, वन है, भूमि है, वायु है, वायु का संरक्षण है, ये सब करना क्या है, क्यों करना है, ताकि आपकी प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बना रहे, या फिर हम कह सकते हैं पर्यावरण संतुलित रहे। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम उपयोग में ला रहे हैं तो हमें पर्यावरण के अंदर संतुलित बनाए रखना है उन सभी संसाधनों के बीच में। ठीक है, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। अगर हम उपयोग में ला रहे हैं, अत्यधिक उपयोग में ला रहे हैं, तो उसके बदले में हमें उसका संरक्षण पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका सामाजिक समानता। तो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, गरीबी और भेदभाव कम हो तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों को क्या किया जाए, सशक्त बनाया जाए। वही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक समानता कहलाता है। उसके बाद है आपकी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की बात करें तो एक ऐसी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना जो रोजगार के अवसर पैदा करे, लोगों की आय बढ़े लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। यानी आर्थिक विकास, सतत मानव विकास का क्या मानना है कि आर्थिक विकास आप इस प्रकार से करिए कि आपकी आर्थिक प्रगति को तो बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसर तो मिले, लोगों की आय तो बढ़े, लेकिन पर्यावरण को आप नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इस तरीके से आपका आर्थिक विकास होना चाहिए, ऐसा मानना है सतत विकास, सतत मानव विकास का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतत मानव विकास के प्रमुख तत्वों की। तो सबसे पहला तत्व इसमें आपकी शिक्षा है। शिक्षा मानव विकास की नींव होती है, जैसा हम सभी को पता है। ठीक है, एक इंसान की जो डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका शिक्षा से संबंधित होती है। तो शिक्षित व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है, समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान कर सकते हैं। पर्यावरण संतुलन की बात करें तो विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण कम करना, पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत करना इसके महत्वपूर्ण भाग है, जैसा मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। यानी हमें जब भी हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो हमें पर्यावरण के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना है, एक संतुलन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अपने विकास की तरफ ही हमें नहीं सोचना, बल्कि हमें प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदार बनना है। ठीक है, प्रदूषण को कम करना है, पेड़ लगाना है, ऊर्जा की बचत करनी है। अब हम बात करते हैं जन भागीदारी की। जन भागीदारी की बात करें तो सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी लोग इसमें भाग लें और जिम्मेदारी निभाएं। यानी जन भागीदारी का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि किसी एक पर्सन के जिम्मेदार होने से, ठीक है, भागीदारी लेने से आपका समाज जो है, पर्यावरण जो है वो संरक्षित नहीं हो पाएगा। ठीक है, बल्कि समाज के सभी लोग मिलके जब इसमें भाग लेंगे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को उचित ढंग से निभाएंगे, तभी आपका सतत विकास जो है संभव हो पाएगा। अब हम बात करते हैं भारत में सतत विकास, सतत मानव विकास किस प्रकार से है। तो भारत में सरकार कई योजनाओं के माध्यम से सतत मानव विकास को बढ़ावा दे रही है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जल जीवन मिशन और शिक्षा अभियान। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। यानी भारत के अंदर सतत मानव विकास की बात करें तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है और पर्यावरण की रक्षा करना है, जिनमें आपका स्वच्छ भारत अभियान शामिल है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शामिल है और साथ ही साथ आपका जल जीवन मिशन और शिक्षा अभियान भी इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि सतत मानव विकास एक आवश्यक और जिम्मेदारी विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों का ध्यान रखती है। इसके माध्यम से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी लोगों को समान अवसर मिले, जीवन बेहतर हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसलिए हर व्यक्ति को सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाकर इसमें योगदान देना चाहिए। यानी इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि सतत मानव विकास जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, सभी के लिए ये क्या है, एक जिम्मेदार विकास की प्रक्रिया है। तो वर्तमान समय में और भविष्य को, दोनों की जरूरतों को ये ध्यान में रखती है। ठीक है, यानी हम वर्तमान की भी जरूरतें पूरी कर सकें और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतों को ध्यान में हम इसमें रखते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि समाज एक ऐसा समाज बन सकता है कि जिसमें हम सभी लोगों को समान अवसर भी दें, जीवन बेहतर भी हो उनका, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो हर व्यक्ति को सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाकर इसमें योगदान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो है आपका विकेंद्रीकरण तथा
स्थानीय शासन के आयामों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों का परीक्षण कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है कि शासन की जो शक्तियां हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो संसाधन है, वो केंद्र या राज्य सरकार से नीचे के स्तर होते हैं, जैसे आपका पंचायत है, नगर निकाय है, इन सबको सौंपना ही आपका क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जनता को ना शासन प्रक्रिया में शामिल करना होता है, प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना होता है। स्थानीय शासन इसी विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक रूप है, जिसमें स्थानीय समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है। यानी विकेंद्रीकरण का मीनिंग क्या है कि जब शासन की जो शक्तियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसके संसाधन है, जब केंद्र और राज्य सरकार के जो नीचे के जो स्तर होते हैं, ठीक है, जैसे आपका पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गया, इन सबको जब ये जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो वही आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता को शासन प्रक्रिया में शामिल करना होता है, ताकि वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, वो अधिक प्रभावी रूप से प्रशासन बना रहे और जवाबदेही बना रहे। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण के प्रमुख आयामों की, तो सबसे पहला आयाम कौन सा आता है इसमें, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसका अर्थ प्रशासन कार्यों और निर्णय लेने की शक्तियों को स्थानीय संस्थानों को देना है। इससे पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार योजना बना सकती हैं। उदाहरण के लिए सड़क, पानी, सफाई और शिक्षा जैसी सेवाओं का प्रबंध स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रशासन के जितने भी कार्य हैं, उनके निर्णय लेने की जो शक्ति है वो स्थानीय संस्थाओं को देने के लिए वो उसमें पंचायतों को और नगर पालिकाओं की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। उदाहरण के लिए आपका सड़क है, पानी है, सफाई है और शिक्षा जैसी जितनी भी आपकी सेवाएं हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर को बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, वही आपका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद है आपका राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य जनता को सीधा शासन में भागीदारी देना होता है। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, इससे स्थानीय जो चुनाव है वो नियमित हुए हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों को आरक्षण देकर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। वही आपका क्या होता है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है। उसके बाद है आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्तीय विकेंद्रीकरण की अगर बात करें तो स्थानीय शासन जो है, स्थानीय शासन संस्था जो है आपकी कार्य करने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण के तहत उन्हें कर लगाने, राजस्व एकत्रित करने तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इससे वे अपनी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकती है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण कहलाता है, जिसमें आपका स्थानीय शासन क्या करती है, जितने भी आपके कर लगाना होता है, राजस्व एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, सरकार के द्वारा जो फंडिंग होती है, उनको जब अधिकार दिया जाता है आपकी स्थानीय शासन को, तो वही आपका क्या कहलाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकेंद्रीकरण की। सामाजिक विकेंद्रीकरण क्या है, इस आयाम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना है। ग्राम सभा जैसी संस्थाएं नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर देती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और कमजोर वर्गों की जो आवाज है वो शासन तक पहुंच पाती है। यानी सामाजिक विकेंद्रीकरण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि समाज के जितने भी वर्ग है ना, उनको इस विकास की प्रक्रिया में शामिल करना होता है, चाहे वो आपके ग्राम सभा हो या फिर आपके नागरिक हो, उन सबको इसमें भाग लेने के लिए अवसर दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और कमजोर वर्ग जो है ना वो उनकी जो आवाज है वो शासन तक पहुंच पाती है। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन का महत्व क्या होता है। तो देखो, स्थानीय शासन के महत्व की अगर हम बात करें तो स्थानीय शासन क्या करता है, लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करता है। ये नागरिकों और सरकारों के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी और कम खर्च में संभव होता है। साथ ही
इससे लोगों में जिम्मेदारी और भागीदारी की भी जो भावना है वो विकसित होती है। तो ये आपका क्या होता है, स्थानीय शासन का महत्व ये कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं स्थानीय शासन के सामने। तो देखो, हालांकि स्थानीय शासन के कई लाभ है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कई बार वित्तीय संसाधनों की कमी, अधिकारियों का हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण की कमी स्थानीय संस्थाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। कई पंचायतें अभी भी राज्य सरकार के ऊपर अत्यधिक निर्भर हैं। तो चुनौतियां क्या आती है स्थानीय शासन के सामने कि कई बार क्या होता है, वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, जो अधिकारी होते हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ता है, जिसकी वजह से जो स्थानीय शासन जो है उनके सामने एक चुनौती आती है। ठीक है, भ्रष्टाचार है, प्रशिक्षण की कमी है, ये सब क्या करती है, मिलकर कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। और कई बार जो पंचायतें होती है ना, वो आज भी राज्य सरकार पे ज्यादातर आपकी डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये जनता को शासन के करीब लाते हैं और विकास को अधिक समावेशी बनाते हैं। यदि स्थानीय संस्थानों को पर्याप्त अधिकार, संसाधन और प्रशिक्षण मिले तो वे देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन जो है आपका, दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये क्या करते हैं, ये जनता को शासन के करीब लाते हैं। ठीक है, उनके विकास को और भी ज्यादा अधिक समावेशी बनाते हैं, सभी के लिए बनाते हैं। और स्थानीय संस्थानों को जो भी उनके अधिकार है, जो भी संसाधन है, जो भी प्रशिक्षण है, अगर उन्हें उचित ढंग से दिए जाए तो हमारा जो देश है वो समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि शासन के संचालन में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी शासन के संचालन, शासन को चलाने के लिए राजनीति और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है, इनका रोल क्या है, इनकी भूमिका क्या है। तो देखो, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यपालिका की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। कार्यपालिका वह अंग है जो कानून को लागू करती है, सरकार के दैनिक कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। अब ये दोनों मिलकर क्या करती है, शासन को और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है, इफेक्टिव बनाती है और उत्तरदायी बनाती है और व्यवस्थित बनाती है। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार है ना, ये दोनों ही मिलकर शासन को आपके प्रभावी बनाती है, उत्तरदायी बनाती है और व्यवस्थित बनाती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें पहले टाइप की, ठीक है, कार्यपालिका के पहले भाग की बात करें तो वो कौन सा है, राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण ये सब शामिल होते हैं, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य शासन की नीतियां बनाना और देश को सही दिशा देना होता है। वहीं अगर हम बात करें नीतियों के निर्माण की, तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या करती है, आपकी नीतियों का निर्माण करती है। नीतियों का निर्माण किस तरीके से करती है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो है ना, वो देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई नीतियां और योजनाएं बनाती हैं। और ये नीतियां आपकी शिक्षा से संबंधित होती हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इन सब से संबंधित निर्णय कौन लेता है, आपका राजनीतिक कार्यपालिका लेती है। वही कानूनों को लागू करना और निर्णय लेना भी आपका राजनीतिक कार्यपालिका लेती है। ठीक है, संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए जितने भी कानून है उनको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसका निर्णय भी राजनीतिक कार्यपालिका आपका लेती है। उसके बाद है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो राजनीतिक कार्यपालिका सीधा जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करती तो जनता चुनाव में उसे बदल सकती है। यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें आपकी सीधा जनता और संसद के द्वारा ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर सरकार ठीक से ढंग से कार्य नहीं करती तो ये जनता जो है वो चुनाव के द्वारा सरकार बदल भी सकती है। उसके बाद है आपका नेतृत्व और दिशा प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री प्रशासन को दिशा देते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू हो। उसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन, विदेश नीतियां बनाना, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना और राष्ट्रीय हितों की
रक्षा भी राजनीतिक कार्यपालिका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी संचालन करना, ये सारी चीजें कौन देखता है? आपका राजनीतिक कार्यपालिका देखती है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की। तो प्रशासनिक कार्यपालिका की भूमिका की बात करें तो जितने भी आपके प्रशासन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी नीति निर्माण है, उनको कौन देखता है? आपका प्रशासनिक कार्यपालिका देखती है। प्रशासनिक कार्यपालिका में आपके IAS और IPS और अन्य सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। ये स्थायी कर्मचारी होते हैं और सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं। तो प्रशासनिक कार्यपालिका क्या करती है? कौन आता है इसके अंदर? आपके जितने भी IAS और IPS जो होते हैं, जितने भी आपके सरकारी अधिकारी होते हैं, वो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। फिर चाहे आपकी सरकार बदले या रहे, लेकिन ये जो होते हैं अपने पद पर बने रहते हैं, जितने भी आपके सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं। उसके बाद है नीतियों का क्रियान्वयन करना, यानी राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को जमीन पर लागू करने का काम कौन करता है? आपका प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। देखो ध्यान से समझो, अभी तक हमने कार्यपालिका के 2 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, 2 मुख्य रूप पढ़े हैं। एक पढ़ा था हमने राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा हमने पढ़ा था प्रशासनिक कार्यपालिका। दूसरा हमने पढ़ा प्रशासनिक कार्यपालिका। तो आपका जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, ये क्या कर रही है? आपकी जितनी भी नीति है, जितनी भी आपके नियम हैं, इन सबको क्या कर रही है? बना रही है। और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से लागू करना है, ये सब कौन देख रहा है? आपका प्रशासनिक कार्यपालिका देख रही है। ठीक है, तो नीतियों को किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेशन करना है, पॉलिसीज का, ठीक है, रूल्स का, ये सब कौन देखता है? आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका देखती है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है कि शासन पर नियंत्रणता बनाए रखना। तो सरकार बदल सकती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी शासन की नियंत्रण बनाए रखते हैं, नियमित सरकारी कार्यों को संचालित करते हैं। यानी शासन में निरंतरता बनाए रखना, यानी नियमितता बनाए रखना। सरकार बदल रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? नियंत्रता को बनाए रखते हैं। ठीक है, नियमित रूप से सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो संचालित रहते हैं, चाहे फिर आपकी वो सरकार बदले या फिर रहे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विशेषज्ञ सलाह देना। तो विशेषज्ञ सलाह देना की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मंत्रियों को उचित सलाह देते हैं ताकि वो सही निर्णय ले सके। उसके बाद है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो आपका जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जनता को सेवा प्रदान करना, यानी आपका जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी जैसी जितनी भी आपकी मूलभूत सेवाएं होती है वो जनता तक कौन पहुंचाता है? आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका का क्या संबंध है। तो अगर इसके संबंध की हम बात करें, राजनीतिक और कार्यपालिका के बीच के संबंध क्या है, तो देखो ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, दोनों ही क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। राजनीतिक कार्यपालिका निर्णय लेती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उन निर्णयों को लागू करती है, जैसे मैंने आपको बताया। और इन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, एक अच्छा समन्वय होगा, तो शासन और भी ज्यादा आपका प्रभावी होगा और सफल बनेगा। वहीं अगर निष्कर्ष की बात करें तो शासन के संचालन में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका देश को दिशा और नेतृत्व देती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका योजना और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करती है। और दोनों के सहयोग से ही आपका सुशासन और जनता का कल्याण संभव हो पाता है। इसी के साथ आपका ये भी प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 200 शब्द में संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। तो पहला हमारे पास क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार, जिसको हम RTI के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार RTI नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी विभाग या कार्यालय या संस्था से जानकारी मांग सकता है। सरकार को निर्धारित
समय के भीतर ही उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आरटीआई क्या है कि आरटीआई क्यों बनाया गया, ताकि कोई भी नागरिकों को सरकार से अगर कोई भी अपने बारे में कोई भी कानूनी अधिकार या कोई भी कानूनी जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए भारत के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई 2005 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि शासन के अंदर एक पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय संस्थान से अपनी जो भी जानकारी है वो मांग सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी सूचना का अधिकार जो है वो लोकतंत्र को क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है, क्योंकि इससे नागरिक सरकार के कार्यों पर निगरानी रख सकते हैं। यह भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए लोग ये जान सकते हैं कि सड़क, स्कूल या अस्पताल के निर्माण पर कितना खर्चा हुआ है, काम सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि आरटीआई के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जानकारी देने में देरी, अधिकारों की उदासीनता। ठीक है, और कई बार आवेदकों को परेशान किया जाता है। कुछ मामलों में गोपनीयता भी रखी जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जानकारी नहीं दी जाती। फिर भी सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है, सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। ये अच्छे शासन को दिशा भी देने का एक प्रभावी कदम उठाता है। अब हम बात करते हैं आपका सेकंड पॉइंट की, जो है आपका समावेशी और सहभागी शासन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो अगर हम बात करें समावेशी और सहभागी शासन के अर्थ की, तो ऐसा शासन जिसमें समाज के सभी वर्गों, जैसे आपका गरीब है, महिलाएं हैं, ग्रामीण लोग हैं, अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, कमजोर वर्ग है, इन सबको निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर देना है, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाना है। और आज के लोकतंत्र में सहभागी शासन जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे जनता और सरकार के बीच विश्वास बढ़ता है। पंचायतों, ग्राम सभाओं, जन सुनवाइयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौतियां अशिक्षा और जागरूकता की कमी, जिसके कारण कई लोग अपने अधिकारों और भागीदारियों के अवसर को नहीं समझ पाते। दूसरी चुनौती सामाजिक असमानता, जहां कुछ वर्गों की आवाजों को अधिक महत्व मिलता है जबकि कमजोर वर्ग पीछे रह जाते हैं। तीसरी चुनौती क्या है, डिजिटल और तकनीकी विभाजन है, ठीक है, जिससे ग्रामीण और गरीब लोग जो है ऑनलाइन शासन सेवाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक देरी है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रभावी सहभागी शासन में बाधा बनते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए शिक्षा, डिजिटल पहुंच, पारदर्शी और समान अवसर को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समावेशन और सहभागी शासन जो है उसको समावेशी और सहभागी शासन ही लोकतंत्र को मजबूत और समाज को न्यायपूर्ण बना सकता है।